नमस्कार दोस्तों, कहा से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको गाय दी मोपांसा की एक और बेहद दिलचस्प कहानी, जिसका इंग्लिश टाइटल इन द फील्ड्स है और हिंदी में इसका शीर्षक खेतों में है। इसमें दो किसान परिवार हैं और उनके अपने चार बच्चे हैं। दोनों किसान परिवार में आपस में अच्छी मित्रता है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। उनके बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। दो बच्चे उनके बहुत छोटे हैं और दो बच्चे उनके 6 साल के हैं। इस बीच एक धनी महिला उनके बच्चों के साथ बीच बीच में खेलने के लिए आती है और उनके लिए उपहार में मिठाई, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ लाती है। एक दिन वह महिला उनके माता पिता के पास एक अजीब सी रिक्वेस्ट लेके आती है, जिनसे एक परिवार का जीवन बदल जाता है और एक परिवार का जीवन वैसा ही रहता है। तो क्या थी वह अजीब सी रिक्वेस्ट, जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक छोटे से जलाशय के समीप पहाड़ी की तलहटी में घास फूस से बने एक दूसरे से सटे हुए दो छप्पर थे। वहाँ की उपजाऊ ज़मीन पर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए दो किसान परिवार कड़ी मेहनत करते थे। प्रत्येक परिवार में चार बच्चे थे। दोनों परिवारों के बच्चे सुबह से शाम तक आपस में सटे हुए दरवाज़ों के ठीक सामने कृमि जीवों के झुंड की तरह धमाल मचाए रहते। दोनों बड़े बच्चे 6 वर्ष के तथा दोनों छोटे कोई 15 महीनों के हुए होंगे। दोनों घरों में विवाह और बच्चों का जन्म लगभग एक ही समय पर हुए थे। दोनों घरों की माताएं उस गली कूचे में बड़ी मुश्किल से अपने अपने बच्चों को अलग अलग से पहचान पाती। दोनों पिता भी उनकी पहचान में गच्चा खा जाते। उनकी चेतना में 8 नाम निरंतर घूमते घूमते गड़बड़ हो जाते थे और जब किसी एक को बुलाना होता तो प्राय 3-4 नाम बुलाने के बाद ही वे सही नाम पुकारने में सक्षम हो पाते। रोलपोर्ट नाम के उस जलाशय के पास वाले पहले घर में तुआज परिवार रहता था, जिनकी 3 बेटियां व 1 बेटा था, जबकि साथ वाले दूसरे घर में वालेंज रहते थे और इनके 3 बेटे व 1 बेटी थी। दोनों परिवार खाने में सूप, आलू आदि तथा ताज़ी हवा के सहारे किसी प्रकार स्वयं को जीवित रखे हुए थे। मुर्गाबियाँ जैसे अपने समूह को एकत्रित करके संभालती हैं, ठीक वैसे ही गृहिणियाँ बच्चों को सवेरे 7 बजे, फिर दोपहर में और सायकाल कोई 6 बजे खाना देने के लिए इकट्ठा कर लेती थी। बच्चे आयु के अनुशासन के अनुसार कोई 50 वर्ष पुराने लकड़ी से बने हुए मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते थे। सबसे छोटे का मुंह बड़ी मुश्किल से मेज के किनारे तक पहुंच पाता था। आलू पकाने के लिए उपयोग किए गए पानी में नरम किए रोटी के टुकड़ों से भरी हुई तश्तरी माँ उनके सामने परोस देती थी। इसके साथ आधी बंद गोभी व 3 प्याज भी होते थे। इस तरह वे भरपेट खाना खा लेते थे। सबसे छोटे को माँ स्वयं खिलाती। प्रत्येक परिवार रविवार बंद पतीले में पकाया गया थोड़ा सा मांस उन सबके लिए मन भाते खाजे के समान होता था। पिताजी धीरे धीरे थोड़े से मांस का आनंद काफ़ी देर तक लेते और फिर कहते, कहीं ये मांस मुझे हर रोज़ मिल पाता। अगस्त महीने की दोपहर में एक छोटी घोड़ा गाड़ी दोनों छपरियों के ठीक सामने आकर रुकी, जिसे एक नवयौवना चला रही थी।
उसके साथ बैठे भद्रपुरुष को कहा, ओह, वह देखो हेनरी, उन बच्चों को देखो, वे सभी धूल में लथपथ खेलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह ऐसे प्रशंसापूर्ण कथनों का आदी हो चुका था। इनसे उसे कष्ट पहुंचता था, क्योंकि उसे इनमें अपने लिए जैसे कोई झिड़की सी दिखाई पड़ती थी। पर उस युवती ने बोलना जारी रखा, मैं उनका चुंबन अवश्य लूँगी। कितना ही अच्छा होता यदि इनमें से एक, वह सबसे छोटे वाला, मेरे पास होता। वह कूदकर बग्घी से बाहर आ गई, फिर दौड़ती हुई बच्चों के पास पहुंची। दोनों छोटे वाले तुवाची बच्चों में से एक को पकड़कर अपने हाथों में उठा लिया और धूल में सने उसके गालों को, मिट्टी में लिपटे उसके बालों को तथा उसके छोटे छोटे हाथों को बेतहाशा चूमने लग पड़ी, जबकि बच्चा उसकी इन गुस्ताखी भरी थपकियों को परे हटाने की कोशिश करता रहा। इसके बाद वह अपनी बग्घी में वापस आ गई और बग्घी धीरे धीरे दूर जाती हुई आंखों से ओझल हो गई। पर वह अगले ही सप्ताह फिर लौट आई। इस बार वह जमीन पर नीचे बैठ गई। उसने बच्चे को गोद में लेकर स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए तथा दूसरे बच्चों को टॉफियाँ बांटी। इस बीच उसका पति बग्घी में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। वह फिर से लौट कर आई। इस बार उसने बच्चों के माता पिता से जान पहचान बढ़ाई। अब वह प्रतिदिन आने लग पड़ी। उसकी जेब में हर बार स्वादिष्ट मिठाइयों व सिक्कों से भरी होती थी। उस महिला का नाम था मादाम हेनरी हुबीर। एक दिन प्रातः वे दोनों, महिला और उसका पति, बग्घी से उतरकर नीचे आए। महिला, जो बच्चों से भली भांति परिचित हो चुकी थी, उनके पास बिना रुके किसानों के घर के अंदर चले गई। वे सूप तैयार करने के लिए आग जलाने में व्यस्त थे। उसे देखकर वे हैरान होकर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां दी। वह युवती कांपते हुए स्वर में संकोचपूर्वक कहने लगी, मैं आप भद्र लोगों को मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ले जाना चाहती हूँ। आपके छोटे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस पर वे सभी बेहद हैरान होकर कुछ भी जवाब ना दे सके। उस युवती ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, मैं और मेरे पति के पास कोई बच्चा नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। हम उसे अच्छी तरह रखेंगे। क्या आप उसे देने को राजी हैं? किसान की पत्नी अब समझ गई थी। उसने पूछा, तुम चार्लट को हमसे दूर ले जाना चाहती हो? नहीं, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। इस पर हुबीर महाशय ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरी पत्नी अपनी बात आपके समक्ष अच्छी तरह से नहीं रख सकी है। हम उसे गोद लेना चाहते हैं, पर वह आप लोगों को मिलने आता रहेगा। यदि वह एक अच्छा इंसान बना, और हमें पूरा विश्वास है कि वह बनेगा, तो वह हमारा उत्तराधिकारी होगा। यदि भविष्य में कहीं हमारे अपने बच्चे हुए तो भी वह बराबर का हकदार होगा, किंतु यदि वह हमारी परवरिश के अनुसार आशा अनुरूप ना निकला तो हम उसके 20,000 फ्रांक नोटरी के पास जमा करवा देंगे, जो बालिग हो जाने पर उसे मिल जाएंगी। और हमने आपके बारे में भी सोचा है। आपको अब से लेकर जीवन पर्यंत 100 फ्रांक प्रति माह मिला करेंगी। क्या आप हमारी बात भली प्रकार समझ गए हैं?
अब तो किसान की पत्नी गुस्से में भरकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, तुम चाहते हो कि मैं चार्लर को तुम्हें बेच दूं? नहीं, कभी नहीं। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे एक माँ से दे देने के लिए आप मांग सकें। यह सोचना भी कितना पापपूर्ण है। इस बीच उसका पति गंभीर बना सोच में डूबा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, परंतु लगातार सहमति में गर्दन हिलाते हुए उसने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला दी। मादाम हुबर अत्यंत हताश होकर रोने लगी। वह अपने पति की ओर उन्मुख होकर सिसकियाँ लेते हुए उस बच्चे के समान काफ़ी जिसकी प्राय हर इच्छा पूरी की जाती है कहने लगी, वे नहीं मानेंगे हेनरी, वे नहीं मानेंगे। हेनरी ने अंतिम कोशिश करते हुए कहा, जरा सोचिए मेरे दोस्तों, बच्चे के भविष्य के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में, उसकी परमाने जैसे और ना सह पाने की मुद्रा में उनकी मांग बीच में ही ठुकराते हुए कहा, इसमें सोचने योग्य कुछ भी नहीं है। आप लोग चले जाइए और दोबारा यहाँ नज़र भी मत आइए। इस तरह बच्चे को ले जाने की जिद करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। लौटने को तैयार होते हुए मादाम हुबरी को याद आया कि वहाँ पर 2 छोटे बच्चे थे। आंखों में आंसू भरकर किसी बिगड़ैल जिद्दी औरत की तरह जो और अधिक इंतज़ार ना कर सकती हो, उसने कहा, वह दूसरा बच्चा आपका तो नहीं? क्या वह आपका है? श्रीमान तुवेसी ने उत्तर दिया, वह हमारे पड़ोसी का है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चला आया, जहां उसकी पत्नी आश्चर्य एवं गुस्से से भरी तिरस्कारपूर्ण मुद्रा में खड़ी थी। इधर वेलिंज परिवार खाने की प्लेट में से पूरी कंजूसी के साथ छुरी की नोक से थोड़ा थोड़ा मक्खन रोटी के टुकड़ों पर फैलाकर खाने की मेज पर खाना खा रहा था। हुबेर परिवार ने अपनी वही मांग सावधानी और चतुराई के साथ दोहरानी शुरू करी। वेलिंज ने अपनी गर्दन सहमति में हिलाई, किंतु यह जानने पर कि उन्हें 100 फ्रैंक मिलेंगे, वे एक दूसरे की ओर कुछ हैरान होकर सवालिया निगाह से देखने लगे। वे काफ़ी देर तक आहत सी संकोचपूर्ण मूक अवस्था में बैठे रहे। अंत में पत्नी ने पूछा, आपका क्या विचार है? उसके पति ने उत्तर दिया, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मादाम हुबेर ने चिंतित मुद्रा में काँपते हुए उनको कहा कि उन्हें बच्चे के भविष्य के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और यह भी कि बाद में बड़ा हो जाने पर वह उन्हें पर्याप्त धन भी दे सकेगा। इसी बीच वेलिन महाशय ने पूछा, क्या वे 100 फ्रांक प्रति माह देने का वादा नोटरी के सामने करेंगे? श्रीमती हुबेर ने उत्तर में कहा, निस्संदेह, हम ये कल ही कर देंगे। मादाम वेलिन कुछ सोचते हुए बोली, कुछ वर्षों में ही यह लड़का कमाना शुरू कर देगा, अतः 100 फ्रांक कुछ कम है। 120 फ्रांक हमें स्वीकार होंगे। उधर अपने घर की दहलीज पर खड़े खड़े तुवाची परिवार उसे दूर जाते हुए देखता रहा। वे इस समय कठोर एवं खामोश मुद्रा में थे। संभवतः अपने इनकार करने पर उन्हें अब मलाल हो रहा था। बाद में एक अरसे तक छोटे बच्चे जीन वेलिन के बारे में कुछ नहीं सुना गया। उसके माता पिता को नोटरी से 120 फ्रांक प्रति माह मिलते रहे। अब पड़ोसियों के साथ उनके संबंध बिगड़ चुके थे, क्योंकि मादाम तुवेची उनको इस दौरान लगातार अपमानित करती रही। उसने एक घर से दूसरे व तीसरे से
तीसरे से चौथे यानी सभी घरों में यह कहना जारी रखा कि कोई अप्राकृतिक माँ बाप ही अपने बच्चे को बेच सकते हैं तथा ऐसा करना भयावह होने के साथ साथ भद्दा व बुरा भी है। कभी कभी तो वह नुमाइश करते हुए अपने चार्लेट को दोनों हाथों में उठाकर उसे ऊंचे स्वरों में कहती, जैसे कि वह समझ रहा हो, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बेचा, मैं अपने बच्चे को नहीं बेचती। भले ही मैं अमीर नहीं हूँ पर मैं अपनी संतान को नहीं बेचती। साल दर साल कई साल तक यही कुछ होता रहा। दूसरों को सुनाने के लिए वह निरर्थक दृष्टांत ऊंचे स्वर में देती रहती थी। वह दूसरों की अपेक्षा स्वयं को अधिक श्रेष्ठ समझने लग पड़ी क्योंकि उसने अपने बेटे चार्लेट को बेचा जो नहीं था। लोग भी उसके बारे में कहते थे। हालांकि इस सौदे में बहुत लालच था पर फिर भी इसने एक अच्छी माँ जैसा बर्ताव किया। लोग उसका नाम उदाहरण के रूप में लेते थे और चार्लेट जो कि अब कोई 18 वर्ष का हो रहा होगा, दूसरे युवकों की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। उसके पालन पोषण में उसका यह विचार हमेशा दृढ़ होता रहा कि वह औरों से अलग है क्योंकि उसका सौदा नहीं किया गया था। वेलिन परिवार शालीनता से सुविधापूर्वक रह रहा था जिसका श्रेय उन्हें मिल रही नियमित आय को था। यही कारण है कि त्वेची परिवार में बहुत घमंड एवं आक्रोश आ गया था और वे गरीबी में डूबे हुए थे। उनका बड़ा बेटा सेना में भर्ती होकर दूर चला गया था तथा दूसरे बेटे का देहांत हो गया था। अब वृद्धावस्था में उनकी वह अपनी दोनों छोटी बहनों की देखभाल करने के लिए एकमात्र चार्लेट ही उनके साथ था। वह 21 वर्ष का हुआ होगा जब एक सुबह एक बड़ी सी राजसी गाड़ी उन दोनों झोपड़ियों के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सोने की चेन वाली घड़ी पहने एक नवयुवक उतरा और उसने श्वेत बालों वाली एक वृद्धा को हाथ का सहारा देकर गाड़ी से उतारा। इस वृद्ध महिला ने उसे इशारा से बताया, यह है मेरे बेटे दूसरे वाला घर। और वह वेलिन्स के घर में ऐसे चला आया मानो उसका अपना ही घर हो। वहाँ वृद्धा माँ अपने कपड़े धो रही थी। पिता जो कि अब बहुत कमज़ोर हो गए थे आग के पास बैठे आग तपते हुए ऊँघ रहे थे। उन दोनों ने ऊपर की ओर देखा तो नवयुवक बोला, हेलो पापा, हेलो माँ। वे दोनों हैरान खड़े हो गए। माँ इतनी भावुक हो गई कि साबुन की चक्की उसके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी और उसने हकलाते हुए कहा, क्या तुम वही हो मेरे बेटे? क्या तुम वही हो मेरे बेटे? उस युवक ने अपनी माँ को बाहों में उठा लिया और स्नेहपूर्वक चूम लिया। वह बार बार कह जा रहा था, हेलो माँ, हेलो माँ। इसी बीच वृद्ध पुरुष कपाते धीमे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया, तो तुम लौट आए हो जीन। जैसे कि उसने पिछले महीने ही देखा हो। जब उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया तो माता पिता उसे बाहर बस्ती में घुमाने ले गए। उन्होंने उसे मेयर, उपमेयर, पुजारी तथा विद्यालय के अध्यापक जी से मिलवाया। उधर चार्लेट अपनी झोपड़ी की दहलीज पर खड़ा उन्हें दूर जाते हुए देख रहा था। शाम को भोजन के समय उसने अपने माता पिता को कहा, उन्हें जीन वेलिन को साथ ले जाने देना तुम्हारी मूर्खता थी। उसकी माँ गुस्से में बोली, मैं अपना बेटा नहीं बेचने वाली। इस पर उसके पिता चुप रहे। चार्लेट बोलता ही रहा, कितने शर्म की बात है कि मेरी कुर्बानी इस तरह से दे दी गई। अब तो उसके पिता भी गुस्से से बोले, तो तुम्हें रोकने के लिए तुम हमें जिम्मेवार समझते हो?
और नवयुवक ने धृष्टापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं ऐसा ही मानता हूँ। आप लोग स्वार्थी हो। आप जैसे माँ बाप बच्चों का जीवन तबाह कर देते हैं। यदि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं चला जाऊँ तो ऐसा करना सही ही होगा। उसकी माँ अब तस्तरी में आंसू बहाए जा रही थी और खाना खाते हुए सूप से भरे चम्मच से आधा सूप गिराती हुई शोक मनाई जा रही थी। यह सिला मिलता है जब माँ बाप बच्चों की परवरिश में स्वयं को खपा देते हैं। उसने कठोरता से कहा, जो मैं आज हूँ इसके बजाय कितना अच्छा होता यदि मैं पैदा ही ना हुआ होता। जब मैंने आज सुबह जीन वेलिन को देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर जोर से प्रहार किया गया हो। मैंने स्वयं से कहा, जो आज वो है वह मैं होता। यह कहते हुए वह खड़ा हो गया। मेरे लिए अब इस तरह यहाँ और अधिक रह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं हर समय गिले शिकवे करते हुए आपका जीना दूभर कर दूँगा। जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए आप लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। दोनों वृद्ध पूरी तरह टूट चुके थे और आंसुओं में डूबे हुए मौन थे। उसने बोलना जारी रखा, नहीं, इस विचार के साथ यहाँ रहना बहुत पीड़ाजनक होगा। मुझे जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह जीवन यापन करना चाहिए। उसने दरवाज़ा खोला। कितना सारा शोर घर के अंदर आया। उधर वेलिंज परिवार के बेटे के लौट आने की खुशी में समारोह मना रहे थे। चार्लट ने जोर से पाँव पटके अपने माँ बाप की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, किसान! वह रात्रि के अंधेरे में खो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसी ही और अच्छी रोचक कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए और हाँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।